हेलो क्लास फाइव स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में पढ़ रहे थे डीएनए डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डीएनए मॉलिक्यूल, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो जिसका हम देखिए मैकेनिज्म पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले मैकेनिज्म की डीक्वालिंग एंड रिक्वालिंग ऑफ सुपर पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसे हमने स्टडी कर लिया था। सेकंड मैकेनिज्म है अनबाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस मैकेनिज्म, ओके। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इसे हम स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, इससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके, और शेयर करिए क्लास 9 क्लास तक स्टूडेंट्स में as more as possible, okay. So let's discuss about unbinding and binding of melting of DNA molecule, that is the second part or second mechanism of DNA duplication, okay. इसमें क्या होता है ना, DNA हेलिकेज एंजाइम होता है, DNA हेलिकेज एंजाइम ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, रिमूव दी व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर देता है, ठीक है। कहां से, इन रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए से क्या करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो रिमूव कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। और उसके बाद बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है डीएनए की वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। देन बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डीएनए इज सेपरेटेड, ठीक है। दोनों की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है डीएनए की। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड मैकेनिज्म जो है अनबाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्लियर तो हो गया कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है रिमूव कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, रिलैक्स ऑफ डीएनए से। वही बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे ही रिमूव करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है डीएनए की, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो भी हम समझ लेते हैं, और कुछ इसमें ऐसे मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इन द सेंस इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सीजर एंजाइम के नाम से, ठीक है। सीजर एंजाइम नाम से पता चल रहा है इसका नाम क्या है, सीजर का नाम क्या होता है, किसी भी चीज को कट करना। तो इस एंजाइम का भी काम क्या होगा, किसी भी चीज को कट करना, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, कट कर देता है, कट दी व्हाट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कट कर देता है, किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेगमेंट एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेगमेंट, ओके। अब देखिए फिफ्थ 5 प्राइम और 3rd प्राइम सेगमेंट जो होता है इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन फास्ट होगा, ठीक है। देखिए 5 प्राइम और 3 प्राइम सेगमेंट जो होता है इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड यानी कि यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन कैसा होगा, फास्ट, ठीक है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इन द सेंस यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन कैसा होगा, डीएनए डुप्लीकेशन कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये रहा आपका 3 प्राइम सेगमेंट के बारे में, और इधर है 5 प्राइम सेगमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए ये था इस पॉइंट में, सिर्फ इतना ही हमें समझना था। नेट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसे सीजर एंजाइम भी कहते हैं, ये कट कर देता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कट कर देता है इन फॉर्म ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेगमेंट, ओके, एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेगमेंट। 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। और ये 5 प्राइम इनटू 3 प्राइम हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जहां डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस कैसी होती है, फास्ट होती है। इतना क्लियर। एक और भी पॉइंट देखिए, हम 2 पॉइंट अपने स्टडी कर चुके हैं। ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा लेंथी मैकेनिज्म है, तो 2 पॉइंट हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। और 3rd पॉइंट होता है ओरिस पॉइंट। तो क्या होता है ओरिस पॉइंट, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है ओरिस पॉइंट। ओरिस पॉइंट क्या है, देखिए रेपिटेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का क्या होना, रेपिटेशन होना, कौन से डायरेक्शन में, तो बाई डायरेक्शनल, यानी कि बाई डायरेक्शनल रेपिटेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन द सेगमेंट या फिर पॉइंट नोन एज ओरिस
पॉइंट, और ये ओरिस पॉइंट या फिर ओरिस सेगमेंट भी हम इसे कहते हैं। और इसे किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय ओकाजाकी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या था? ओकाजाकी। ठीक है, ओकाजाकी साइंटिस्ट के थ्रू डिस्कवर किया था किसे? ओकाजाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ओरिस पॉइंट या फिर ओरिस सेगमेंट को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, इसीलिए हम इस सेगमेंट को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम? एक और नाम से, तो ओकाजाकी सेगमेंट या फिर ओकाजाकी पॉइंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, किसे? ओरिस पॉइंट या फिर ओरिस सेगमेंट को। ठीक है, देखिए ओकाजाकी साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे रिपीटेशन होता है नाइट्रोजनस बेस का बाई डायरेक्शनल डायरेक्शन में, तो उस पॉइंट को कहते हैं ओरिस पॉइंट या फिर ओरिस सेगमेंट। ठीक है, ओकाजाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम ओकाजाकी सेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो पूरी ऑल राउंड प्रोसेस हुई है ओरिस पॉइंट से, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस पूरी प्रोसेस को हम जानते हैं डीएनए मेल्टिंग के नाम से। ठीक है, डीएनए मेल्टिंग के नाम से हम किसे जानते हैं? ये पूरी ओरिस पॉइंट की कहानी को। ठीक है, इस पूरी ओरिस पॉइंट के डिस्कवरी को। ठीक है, तो चलिए अब हमें स्टडी करना है थर्ड मैकेनिज्म, दैट इज लास्ट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं और अबाउट हमें 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस पे हम आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज थर्ड मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। थर्ड वन इज synthesis of new polynucleotide chain। ठीक है, जिसमें हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं, 4 पॉइंट में से स्टडी करना है। सबसे पहला पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें फर्स्ट पॉइंट है। देखिए हम ये सब क्या है, हम इसे स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये क्या करता है? फॉर्मिंग द डीएनए प्राइमर स्ट्रैंड। डीएनए की प्राइमर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? तो अगेंस्ट दी ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए की पुरानी स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट में क्या करता है? ये डीएनए प्राइमर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पर एक और बात इसमें क्या होती है कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस का रेप्लिकेशन होगा ही, तो जो नाइट्रोजनस बेस का रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है? तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के ही तरीके से, जैसे ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में नाइट्रोजनस बेस का रेप्लिकेशन हुआ है, ठीक वैसे ही क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है कब? जब डीएनए प्राइमर स्ट्रैंड बनती है तब। ठीक है, इतना क्लियर होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। अब देखिए, अब हम पढ़ना है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, सब कुछ इसी पार्ट में, डीएनए डुप्लीकेशन के थर्ड मैकेनिज्म सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के ही पार्ट में है, जो कि है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए सेकंड पॉइंट आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या बात होता है? देखिए ये क्या करती है? फॉर्म कर देता है ये डीएनए स्ट्रैंड को किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट दी आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर के अगेंस्ट में डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में किसका फॉर्मेशन कर देता है? तो डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देता है किसके अगेंस्ट? तो आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड के अगेंस्ट। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो रेपिटेशन होता है इसका, रेपिटेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू, उसमें कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और इसमें कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड। ठीक है, उसमें अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हो रहा था। ठीक है, कब? जब आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा था, और जब डीएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड पे आते हैं, दैट इज डीएनए काइनेज। ठीक है, डीएनए काइनेज क्या होता है हम लोग?
डीएनए गाइरेज, जिसे हम प्रोपो आइसोमरेज। ओके, अब हमें पढ़ना है थर्ड पॉइंट है डीएनए गाइरेज। ठीक है, डीएनए गाइरेज जिसे हम प्रोपो आइसोमरेज सेकंड एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसी डीएनए गाइरेज को प्रोपो आइसोमरेज सेकंड एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, रिमूव द आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड। ये रिमूव कर देता है आरएनए की प्राइमर स्ट्रैंड को, कहां से, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए प्राइमर की चेन को रिमूव कर देता है, आरएनए प्राइमर की स्ट्रैंड को रिमूव कर देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डीएनए लाइगेज। फोर्थ पॉइंट इज डीएनए लाइगेज, जिसे हम डीएनए ग्लू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एंजाइम जो होता है डीएनए लाइगेज, जिसका नाम डीएनए ग्लू के नाम से इसका ग्रेड करने का यानी किसी भी चीज को चिपकाने का काम करता है। ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट द ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड और क्या करता है, फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, कहां, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए इतना क्लियर हो गया सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो टॉपिक था दैट इज डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन का टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है प्रोटीन सिंथेसिस। न्यू टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स अगर अब तक आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। सो आवर न्यू टॉपिक इज प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पता है ना, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटीन का सिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस completing 2 स्टेप्स। ओके, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, और सेकंड होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बताइए, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। ठीक है, और ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, अब यही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को हमें डिटेल में स्टडी करना है कि आखिर कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होकर फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए टू क्या बन जाएगा, एमआरएनए। ठीक है, यही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। कहां पे होता है, यहाँ, तो इनसाइड द ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट इन हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स। कौन से होते हैं ये 3 स्टेप, ठीक है, फर्स्ट होता है प्रमोटर, सेकंड होता है स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड होता है टर्मिनेटर। ठीक है, तो चलिए हम एक
स्टडी करने स्टार्ट करते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर के बारे में स्टडी करना है, स्टडी कर लेते हैं कि प्रमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है और टर्मिनेटर क्या है। तो सबसे पहला क्या था प्रमोटर। इसमें क्या होता है ना कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये अटैच हो जाता है, अटैच विथ 5 प्राइम इन, या फिर हम इसे 5 प्राइम स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और ये स्ट्रैंड जो होती है उसके बाद फंक्शन करने लगती है, ये जो 5 प्राइम स्ट्रैंड है इसमें क्या हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के अटैच हो गया है, ये फंक्शन करने लगती है एज अ टिम्पल्ड स्ट्रैंड। ठीक है, टिम्पल्ड स्ट्रैंड की तरह से फंक्शन करने लगती है। कौन? 5th स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ गया। ठीक है, इसलिए हम इस टिम्पल्ड स्ट्रैंड फॉर्म कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। ये सेंस स्ट्रैंड या फिर टिम्पल्ड स्ट्रैंड ये जो है क्या होता है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट करती है किसको, प्रमोट दी आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करती है, प्रमोट करने का काम करती है सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इसलिए हम 5th स्ट्रैंड को अपस्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। 5th स्ट्रैंड को हम किस नाम से जानते हैं, तो अब स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बताइए प्रमोटर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है प्रमोटर में। अब हमें स्टडी करना है सेकंड वाली दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। वीएम स्ट्रक्चरल जीन। तो इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए polymerase enzyme, formation of mRNA, formation of mRNA chain in the form of कोडिक स्ट्रक्चर या फिर कोडिक सीक्वेंस भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, मतलब किसी जीन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ऐसा देखिए विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए चेन इन द फॉर्म ऑफ कोडिक सीक्वेंस और कोडिक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए चेन इन द फॉर्म ऑफ कोडिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एमआरएनए चेन का फॉर्मेशन यानी कोड के सीक्वेंस में। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब देखिए अब हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन की थर्ड स्टेप दैट इज टर्मिनेटर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटर के बारे में स्टडी। देखिए टर्मिनेटर क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ कोडिंग सीक्वेंस is known as टर्मिनेटर। ठीक है, जब कोडिंग सीक्वेंस का स्टॉप हो जाना है क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। ठीक है, देखिए mRNA synthesis in nucleus is take place by RNA polymerase enzyme। ठीक है, mRNA synthesis in nucleus is take place RNA polymerase enzyme। कंप्लीट कितने स्टेप में होता है, सो कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। कंप्लीट कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से होते हैं वो 3 स्टेप देखिए, ये सी है। ठीक है, यहाँ मैं नोट कर दे रही हूँ, नोट करना भूल रही हूँ। ये होता है टर्मिनेटर। ठीक है, यहाँ टर्मिनेटर पढ़ रहा है, इट इज थर्ड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है चेन इनिशिएशन, सेकंड होता है चेन इलॉन्गेशन एंड थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए टर्मिनेटर की प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टॉपिंग ऑफ कोडिंग सीक्वेंस हो जाता है। कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केस होता है। और ये प्रोसेस टर्मिनेटर की प्रोसेस ऑफ दिस स्टेप में दैट इज चेन इनिशिएशन, चेन इलॉन्गेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ठीक है, ये स्टेप है, एक-एक करके हमें इन तीनों को स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होती है। तो देखिए जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं टर्मिनेटर स्टेज है ना, टर्मिनेटर स्टेज को स्टडी कर रहे हैं। टर्मिनेटर स्टेप को जो ट्रांसक्रिप्शन की फर्स्ट थर्ड स्टेप होती है। ठीक है, अब टर्मिनेटर की फर्स्ट स्टेप होती है चेन
इनिशिएशन, ठीक है। देखिए यहाँ मैं सभी टॉपिक्स को नोट कर रखी हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की थर्ड स्टेप है टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर की फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन। तो देखिए चेन इनिशिएशन क्या होता है, इस स्टेप में फिफ्थ इन प्रमोटर सेगमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। एट फिफ्थ इन promoter segment is present and under control by RNA polymerase enzyme। और ये RNA polymerase enzyme जो होता है ये क्या कर देता है, लिक्विफाइड कर देता है, लिक्विफाइड द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, लिक्विफाइड कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीमरेज, दो पॉलीमरेज चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको लिक्विफाइड कर देता है। एंड आरएनए सिंथेसिस इज गोइंग, और ऐसे ही आरएनए की सिंथेसिस चलती रहती है, ठीक है। क्लियर हुआ चेन इनिशिएशन। अब देखिए सेकंड स्टेप है टर्मिनेटर की, दैट इज चेन इलॉन्गेशन। तो चलिए हम चेन इलॉन्गेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सेकंड है चेन इलॉन्गेशन। चेन इलॉन्गेशन क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए फिफ्थ टू थर्ड इन ऑफ डीएनए कब अंडर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान फिफ्थ टू थर्ड इन जो होता है इसका डीएनए का फॉर्म कर देता है, फॉर्मिंग थर्ड टू फिफ्थ आरएनए, थर्ड टू फिफ्थ आरएनए चेन, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टिम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, चेन इलॉन्गेशन क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट है टर्मिनेटर का लास्ट स्टेप है, दैट इज चेन टर्मिनेशन। उसके बाद हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट हम चलिए समझ लेते हैं, दैट इज चेन टर्मिनेशन। थर्ड है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन क्या होता है, इस स्टेप में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, चेक आउट करता है, चेक आउट द एमआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो होता है वो चेक करता है एमआरएनए की सिंथेसिस को, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नोन एज चेन टर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए अब ट्रांसक्रिप्शन के ही मतलब ट्रांसक्रिप्शन के ही प्रोसेस में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि यूज होते हैं और समझ लेना जरूरी है कि आपके वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं। चलिए हम उनके बारे में एक हिंट ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन के ही पॉइंट है वो भी, ठीक है। पहला है प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में कैसे प्रोसेसिंग होती है इसे हम देखिए समझते हैं। देखिए आफ्टर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसफर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब देखिए आफ्टर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए की सिंथेसिस के बाद ये कहाँ चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर इन वेयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके पास इट हैविंग टू पार्ट, इसके पास दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला होता है कोडिंग पार्ट, ठीक है, जिसे हम कोडिंग पार्ट को एक्सॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्सॉन कैसा रहता है, नॉन एक्टिव रहता है, ठीक है। और वही अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड होता है, बताइए, नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है। नॉन कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट को हम लोग इंट्रॉन के नाम से जानते हैं। और इंट्रॉन जो होता है ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। समझ में आया। देखिए प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आफ्टर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाना कहां पे, इन यूकैरियोटिक, ठीक है, चेन में, ठीक है।
यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, इसे हम देखिए आफ्टर सिंथेसिस ऑफ mRNA in a eukaryotic cell transferred in cytoplasm, it has two parts. One is coding part is known as exon, which is non-active, whereas non-coding part known as intron, which is generally inactive. Okay, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया। तो अब देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्या है, चलिए हम स्प्लिट जीन के बारे में समझते हैं। देखिए सभी के सभी पार्ट्स जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन में ही यूज होते हैं, ठीक है, तो अलग से ये कोई टॉपिक नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन के ही बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करें अगर स्प्लिट जीन की। स्प्लिट जीन क्या है, ये कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। कैसा होता है ये, तो इंफॉर्मेशन जीन, इसे हम कहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन जीन की बात करता है कौन, स्प्लिट जीन, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट ऑन एक्सॉन सीगमेंट पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कौन, स्प्लिट जीन। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एचएनआरएनए, जिसे हम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। देखिए स्प्लिट जीन समझ में आया। अब है एचएनआरएनए, जिसे हम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, देखिए समझते हैं इसके बारे में क्या कहता है ये। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन न्यूली फॉर्म्ड आरएनए जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोन एज एचएनआरएनए, ठीक है, एचएनआरएनए कहते हैं या फिर हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी आरएनए, आल्सो नोन एज व्हाट, प्राइमरी आरएनए। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि एक ए मैं क्या लिखती हूँ, ए स्टैंड फॉर आल्सो नोन एज, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एचएनआरएनए या फिर हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन न्यूली फॉर्म्ड आरएनए नोन एज एचएनआरएनए, आल्सो नोन एज प्राइमरी आरएनए, ठीक है। देखिए अब हमें स्टडी करना है स्प्लिसिंग जीन। स्प्लिसिंग जीन क्या होता है, सो लेट्स स्टार्ट स्टडीिंग अबाउट स्प्लिसिंग जीन। स्प्लिसिंग जीन ये कैसा जीन है, देखिए इंट्रॉन सेगमेंट जो होता है, इंट्रॉन सेगमेंट ये आपको पता है, ये खास तौर पे कैसा होता है, इंट्रॉन सेगमेंट इज जनरली इनएक्टिव। जनरली क्या होता है, इनएक्टिव होता है कौन, इंट्रॉन सेगमेंट, जिसे कि रिमूव किया जाता है, एंड इट इज जो भी ऐसी चीजें हैं जो इनएक्टिव है तो उनकी हमें मतलब उनकी जब ये खत्म हो जाए तो इट इज रिमूव हो जाए तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, खास तौर पे किससे, इंट्रॉन सेगमेंट को, किसके थ्रू, स्प्लिसिंग जीन से, ठीक है, स्प्लिसिंग जीन के थ्रू से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो बताइए स्प्लिसिंग जीन क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है कैपिंग। कैपिंग क्या होता है, देखिए कैपिंग इन द सेंस मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऐड कर दिया जाता है, ऐड ऑन फिफ्थ एंड, ठीक है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है फिफ्थ एंड पे, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज कैपिंग ऑफ एन आरएनए। देखिए आरएनए के फिफ्थ एंड पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है। और इसका ट्रांसक्रिप्शन का एक लास्ट पॉइंट है जो यूज होता है, दैट इज टेलिंग। तो चलिए अब समझ लेते हैं टेलिंग क्या है। अब अगर हम बात करें टेलिंग की, तो देखिए एडिनाइलेट जो होता है वो रिड्यूस कर देता है, किसको, रिड्यूस द थर्ड इन टेम्पलेट independent manner then stopping of mRNA in न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए एडिंग, देखिए टेलिंग क्या होता है, तो एडिटिव रिड्यूस कर देता है इसको थर्ड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टॉप हो जाता है mRNA कहां पे, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहीं पे फिनिश होती है, हाफ पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हमें स्टडी करना है ट्रांसलेशन के बारे में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलेशन, ओके।
So let's study about second part and last part of protein synthesis, that is ट्रांसलेशन. देखिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो इसमें क्या होगा, एमआरएनए से कौन बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यही होती है ना ट्रांसलेशन की प्रोसेस. ठीक है, कहाँ पे, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में. ठीक है, ये कितने स्टेज में कंप्लीट होती है प्रोसेस ट्रांसलेशन की, तो ये भी कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन 3 स्टेप्स. ये भी कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में. कौन कौन से होते हैं ये 3 स्टेप, देखिए. सेम वही एज लाइक ट्रांसक्रिप्शन, चेन इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज चेन elongation, and third step is chain termination. ठीक है, चेन इनिशिएशन, चेन elongation और चेन टर्मिनेशन, इन तीनों को हमें एक एक करके स्टडी कर लेना है. ठीक है, चेन इनिशिएशन क्या होती है, चेन elongation क्या होती है, और चेन टर्मिनेशन की प्रोसेस क्या होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट चेन इनिशिएशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन. ओके, तो अब हमें स्टडी कर लेना है चेन इनिशिएशन के बारे में, चेन इनिशिएशन की प्रोसेस क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट चेन इनिशिएशन. ठीक है, तो चलिए हम ये चेन इनिशिएशन के टॉपिक से आगे के टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए. ठीक है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा. ठीक है, और अगर कोई नहीं डाउट है तो आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए जितना आप लोगों से पॉसिबल हो सके. ओके, थैंक यू. हेलो क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस. तो जैसा कि हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, लास्ट पार्ट में हमने स्टडी किया प्रोटीन सिंथेसिस के हाफ पार्ट को, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, जिसमें कि हमने ये स्टडी कर लिया कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है. अब हमें प्रोटीन सिंथेसिस का हाफ पार्ट जो कि बचा हुआ था ट्रांसलेशन, उसे स्टडी करना है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है. ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, और हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में लास्ट पार्ट में एमआरएनए की सिंथेसिस की प्रोसेस समझ लिए, दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन समझ लिए. ठीक है, हमें समझना है ट्रांसलेशन, दैट इज एमआरएनए से कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस अपलोड करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए. ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फुल देखिए. अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए क्लास 9 से बात सभी स्टूडेंट्स से जितना आपको पॉसिबल, जितने बच्चे आपके कांटेक्ट में हो सबको शेयर करिए बायोलॉजी क्लासेस. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ना. जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसी प्रोसेस हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं. ठीक है, जब एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, तब प्रोटीन जब बनता है एमआरएनए से. देखिए डीएनए का, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए. ठीक है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हम लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, अब हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, दैट इज चेन इनिशिएशन, चेन elongation एंड चेन टर्मिनेशन. तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है चेन इनिशिएशन. सो लेट्स स्टार्ट विद चेन इनिशिएशन स्टेप. देखिए चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जो मैथ्यूनिल अमीनो एसिड कोड जो होता है, अमीनो एसिड कोड जो है, जिसे हम AUG कहते हैं. AUG क्या है, मैथ्यूनिल अमीनो एसिड कोड. ठीक है, ये लिंक हो जाता है एमआरएनए चेन से, इज linked with mRNA चेन. ठीक है, मैथ्यूनिल अमीनो एसिड कोड जो है AUG, ये जाकर के mRNA चेन से जुड़ जाता है, जिस स्टेप को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप. ये स्टेप को हम क्या कहते हैं, नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. देखिए ये कंप्लीट कितने स्टेप में होता है, तो कंप्लीट इन चेन इनिशिएशन में होता है, ये कंप्लीट होता है कंप्लीट इन 3 स्टेप. ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. कौन कौन से होते हैं इसके स्टेप, चलिए हम समझते हैं. ठीक है, देखिए पहला होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेन इनिशिएशन स्टेप. ठीक है, सेकंड होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और थर्ड होता है मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये थी 3 स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप की. ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेज की.
तो चलिए इन तीनों स्टेप के बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है। तो चलिए हम समझते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए चेन इनिशिएशन का फर्स्ट पॉइंट है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें कैसी ये प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व है प्रोटीन के सिंथेसिस। देखिए सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मेन टॉपिक है, उसका सेकंड पार्ट ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन और चेन इनिशिएशन स्टेप का फर्स्ट स्टेप है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टाइम टीआरएनए ऑफ एंटीसेंस कोड, ठीक है, टीआरएनए कहां ऑफ एंटीसेंस कोड। एंटीसेंस कोड कौन सा होता है, यूएसी। ये क्या करता है, सर्च करता है, किसको, सर्च दी मैथ्यूनिन कोड। मैथ्यूनिन कोड को सर्च करता है कौन, टीआरएनए एंटीसेंस कोड। ठीक है, टीआरएनए का एंटीसेंस कोड जो है यूएसी, ठीक है, ये क्या करता है, सर्च करता है मैथ्यूनिन कोड को, ठीक है, कहां पे, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इसे सर्च करता है, ठीक है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है मैथ्यूनिन कोड क्या होता है, एयूसी इसका कोड होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है साइटोप्लाज्म उसकी सर्च करता है और ट्रांसफर टू एमआरएनए चेन बाय द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी, ठीक है। और क्या हो जाता है, और ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू एमआरएनए चेन with the help of ATP एनर्जी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस कहते हैं। आई होप आप लोगों को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम आते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में। सेकंड है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद आता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसका मोमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मैथ्यूनिन कोड जो होता है वो अटैच हो जाता है ऑन एमआरएनए, ठीक है। मैथ्यूनिन कोड अटैच ऑन एमआरएनए, वो भी एमआरएनए में कहां, एमआरएनए चेन ऑफ फिफ्थ इन में अटैच हो जाता है जाकर के मैथ्यूनिन कोड, ठीक है, किसके फॉर्म में, तो इन दी फॉर्म ऑफ कैट, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोन एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझ में आ गया होगा। दैट इन दिस स्टेप मैथ्यूनिन कोड अटैच्ड ऑन एमआरएनए चेन ऑफ फिफ्थ इन दी form of CAT known as initiation complex. Okay, so now we have to study about third point of chain initiation, that is movement of initiation complex. Third point is movement of initiation complex. movement of initiation complex क्या है, इसमें ये कैसे इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में। देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि अमीनो एसिड कोड जो होता है ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन की तरफ, ठीक है। अमीनो एसिड कोड ट्रांसफर टुवर्ड्स थर्ड इन, ओके, एंड ATS राइबोसोम अटैच विथ पॉलीपेप्टाइड चेन। किसकी पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमआरएनए। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोन एज मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट प्रोसेस क्या है। देखिए इन दिस स्टेप द अमीनो एसिड कोड ट्रांसफर टुवर्ड थर्ड इन एंड ATS राइबोसोम अटैच टू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ mRNA known as movement of initiation complex. ओके, आई होप आपको मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस क्लियर हो गई। इसमें अमीनो एसिड कोड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसकी तरफ, थर्ड इन की तरफ, और ATS राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन से। किसकी पॉलीपेप्टाइड चेन, तो mRNA की पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चेन इनिशिएशन की जो प्रोसेस थी, फर्स्ट प्रोसेस चेन इनिशिएशन की क्लियर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है सेकंड स्टेप, दैट इज सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज चेन elongation. ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट चेन elongation. सेकंड प्रोसेस है चेन elongation. देखिए चेन elongation स्टेप में क्या होता है कि ट्रिपलेट अमीनो एसिड कोड जो होता है ये ट्रांसफर हो जाता है किस पे, ट्रांसफर ऑन
mRNA, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाता है mRNA पे, mRNA की चेन पे ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, एंड tRNA जो है ये फॉर्म कर देता है फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, tRNA क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोन एज चेन elongation, ठीक है, चेन elongation की प्रोसेस समझ में आई, दैट ट्रिपलेट अमीनो एसिड को ट्रांसफर ऑन mRNA चेन एंड tRNA forming polypeptide, tRNA forming peptide bond होती है, ठीक है, known as chain elongation state, ठीक है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो लिंक कर जाता है एक दूसरे से, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये लिंक कर जाते हैं, लिंक विद ईच अदर, एक दूसरे से लिंक कर जाते हैं बाय सी टर्मिनस carboxylic group, C terminus carboxylic group to N terminus NH2 ग्रुप, ठीक है, देखिए पेप्टाइड जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यहाँ से बॉन्ड छूट गया है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं लिंक कर जाते हैं एक दूसरे से विद ईच अदर बाय सी टर्मिनस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और एन टर्मिनस के NH2 ग्रुप से जाकर के दोनों लिंक हो जाते हैं, मतलब जितने पेप्टाइड होते हैं आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन स्टेट का लास्ट प्रोसेस है दैट इज चेन टर्मिनेशन, तो चलिए हम समझते हैं चेन टर्मिनेशन की प्रोसेस क्या है, थर्ड है चेन टर्मिनेशन, ठीक है, लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन की, इसके बाद हमारा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, ट्रांसलेशन खत्म यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक भी टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है, चेन टर्मिनेशन क्या है, इस स्टेप पे स्टॉप कोड, ठीक है, जिसे हम टायरोसिन कहते हैं, देखिए स्टॉप कोड टायरोसिन, टायरोसिन क्या होता है, स्टॉप कोड होता है, और स्टॉप कोड कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं, UAA UAG और UGA, ठीक है, ये तीनों स्टॉप कोड है, ठीक है, UAA को हम कहते हैं ओकार, UAG को हम कहते हैं अमर, और UGA को हम कहते हैं ओपर, ठीक है, देखिए स्टॉप कोड टायरोसिन जो 3 होते हैं UAA UAG UGA, UAA को हम कहते हैं ओकार, UAG को हम कहते हैं अमर, और UGA को कहते हैं ओपर, ठीक है, या फिर ओपार भी कहते हैं, ऊपर भी कहते हैं, पहले इसका नाम ओपार था, चेंज करके हम गए ऊपर, ठीक है, और ऊपर ओपार कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये तीनों कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर टू mRNA, ठीक है, और mRNA को जैसे ये ट्रांसफर होंगे तुरंत क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर जाएगी, ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है mRNA से, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए स्टॉप कोड टायरोसिन जो UAA ओकार UAG अम्बर और UGA ऊपर है, ये तीनों जाकर के ट्रांसफर हो जाते हैं किस mRNA पे, तीनों mRNA जाकर के अटैच हो, जैसे ये तीनों mRNA अटैच होंगे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चेन टर्मिनेशन क्लियर हो गया, अब देखिए जब चेन टर्मिनेशन क्लियर हो गया इन द सेंस की ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्लियर हो गई, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में 3 स्टेप थे, लगे चेन इनिशिएशन इनोवेशन और टर्मिनेशन, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, और ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कर चुका है, ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं लास्ट पार्ट तो आप जाकर के चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप लोग पहले लास्ट पार्ट देखिए, पिछला टॉपिक आप लोग क्लियर करिए, ठीक है, और जब ट्रांसलेशन फिनिश हो गया, ट्रांसलेशन फिनिश यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस फिनिश हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक टोटल क्लियर हो गया है, अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आपको डाउट क्लियर करूंगी मैं, ओके, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए जितना आपको पॉसिबल हो उतना शेयर करिए, ठीक है, तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ना है, और लास्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, यही 2 टॉपिक हमें स्टडी करने हैं, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस से, रेगुलेशन of protein synthesis, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, देखिए ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट होता है 4 लेवल पे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेट ऑन 4 लेवल्स, और वो 4 लेवल्स कौन से हैं, देखिए सबके नेम नोट करते हैं और फिर सबको हम एक करके समझ लेंगे ये 4 लेवल, ठीक है, कौन से ऐसे 4 लेवल है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, नेक्स्ट है
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फिर आता है ट्रांसलेशन लेवल, एंड लास्ट होता है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। ठीक है, ये 4 लेवल्स हैं जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल एंड पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है ट्रांसक्रिप्शन लेवल के बारे में, इन चारों के बारे में हमें एक करके स्टडी करना है, देन हमारा ये टॉपिक रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और वो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल के बारे में स्टडी करना। सबसे पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए ट्रांसक्रिप्ट इसमें होता क्या है, इफ म्यूटेशन ऑकर एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ठीक है, इसमें क्या है कि म्यूटेशन यहां पर तो किसी इफ अगर जल्दी हमेशा नहीं होगा। ठीक है, इफ म्यूटेशन ऑकर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल then it is inactive by DNA binding protein and control the ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, समझ में आई ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या है। देखिए अगर म्यूटेशन कहाँ होने लगे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होने लगे, तो क्या हो जाता है, देन इट इज इनएक्टिव बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसकी वजह से ये मतलब देखिए जब भी म्यूटेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होने लगे तो इनएक्टिव हो जाता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से। ठीक है, और कंट्रोल कर देता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। अब हमें सेकंड प्रोसेस समझनी है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ठीक है, सेकंड है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या है, देखिए beside the mRNA processing in cytoplasm when mutation occurring mRNA, then it is inactive at this लेवल। ठीक है, देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या होता है कि एमआरएनए की मतलब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस जब प्रोसेसिंग हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तब म्यूटेशन अगर एमआरएनए पे हो रहा है तो इनएक्टिव हो जाएगा इस स्टेज में। ठीक है, समझ में आया, इस लेवल पे इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनएक्टिव हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेप एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, इफ म्यूटेशन ऑकर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल देन इट इज इनएक्टिव बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड कंट्रोल बाय ट्रांसक्रिप्शन। Second process is post transcription level beside the mRNA processing in cytoplasm where mutation occur in mRNA then it is inactive at this level. Okay, so now we have to study about translation level. देखिए थर्ड है ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल क्या है, चलिए हम इसे समझते हैं। इसमें क्या बताया गया, इस लेवल में क्या होता है, इफ म्यूटेशन ऑकर एट ट्रांसलेशन लेवल, म्यूटेशन अगर कहाँ हो जाए, ट्रांसलेशन लेवल पे हो जाए, देन चेक आउट द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ठीक है, अगर म्यूटेशन ट्रांसलेशन लेवल पे हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को क्या करना पड़ता है, जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है हो रहा होता है उसे क्या करना पड़ता है, चेक आउट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब फोर्थ आता है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। अगर पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे म्यूटेशन होती है तब क्या होगा, देखिए द प्रोटीन सिंथेसिस which will not express the organ synthesis in next generation. It is what it is, तो organ synthesis। ठीक है, it is destroyed, कौन डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ऑर्गन सिंथेसिस डिस्ट्रॉयड कर जाता है एट दिस लेवल। देखिए अगर पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, अगर पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे अचानक से चेंजेस आ जाती हैं तब क्या होता है कि जो नया
बच्चा जो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, उसमें ऑर्गन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, उसके हाथ पैर ब्रेन या फिर मतलब ब्रेन में कहते हैं हाथ पैर या फिर नोज ईयर, ठीक है, ये सब डेवलप नहीं कर पाएंगे, ये सब बच्चे में डेवलप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ठीक है। तो ये है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे अगर म्यूटेशन हो जाता है तब क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे ट्रांसलेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो ऑर्गन सिंथेसिस स्टॉप कर जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए और डिस्ट्रॉय कर जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इससे हम समझ लेते हैं एंड देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो आवर टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या बताया गया है इसमें, चलिए समझते हैं। देखिए इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम explained by Thomas Roderick, scientist in 1986। 1986 में थॉमस रॉडरिक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, देखिए हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम which having DNA is known as जीनोम। हैप्लॉइड सेट का जीनोम जिसके पास डीएनए है उसे हम कहेंगे जीनोम, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एक इंसान में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, तो 30,000 30,000, ठीक है, 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, प्रेजेंट, ओके, क्लियर हुआ। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था थॉमस रॉडरिक साइंटिस्ट ने, ठीक है, 1986 में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया दैट ह्यूमन दैट हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम व्हिच हैविंग डीएनए इज नोन एज जीनोम। ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्ट ऑफ 30,000 जीन्स, ओके, और वी कैन से दैट in human beings 30,000 genes are present, okay। So now we have to discuss about benefits of genome project। अगर हम बात करें benefits of human genome project, human genome project के benefits क्या होते हैं, देखिए ये हेल्प करता है, हेल्प टू डिटरमाइन, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए किसको, देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर को नेक्स्ट जनरेशन में, देखिए नेक्स्ट जनरेशन में इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, किस चीज को, जो जनरेशन अभी मदर के उम्र में डेवलप कर रही है उस जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता कर देता है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए वर्क होता है, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन भी पता चल जाता है कि जो ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो ऑर्गन्स एक न्यू बॉर्न चाइल्ड में, एक नए बच्चे में डेवलप कर रहे होते हैं, क्या वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इससे भी पता कौन करता, किससे थ्रू हो जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू पता किया जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट ये नए जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की फ्यूचर प्रॉब्लम को भी ये डिटेक्ट कौन कर लेता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। इतना समझ में आया बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। अब देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टर्म यूज होता है दैट इज जीनोमिक। तो जीनोमिक क्या है, देखिए अगर एक बात करें तो टर्म यूज होता है जीनोमिक। तो जीनोमिक क्या होता है, देखिए मैपिंग ऑफ जीन इज नोन एज जीनोमिक, ठीक है, किसी भी जीन की मैपिंग कर देना ये क्या होता है, जीनोमिक होता है, ओके। सो ऑल ओवर वी कैन से दैट आवर चैप्टर इज फिनिश, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, ठीक है, देखिए यही सब कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जो कि थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई डाउट नहीं रह जाता है। इसके मतलब बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, और इससे पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने स्टडी किया था दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेशन। ये सब चैप्टर्स थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर आप लोग इसे बोलते रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ते हैं तो ये चैप्टर काफी बोरिंग से होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाता है ये चैप्टर कंटिन्यू स्टडी में, ठीक है, जब कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो ये काफी आप लोग इजी रहेंगे पढ़ने में, समझने में, ठीक है, और एक्सप्लेन भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये इनफैक्ट ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेशन हुआ या फिर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, आरएनए ये सब
ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मार्क गेनिंग चैप्टर है, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में काफी अच्छे अच्छे आप लोग मार्क गेन कर सकते हैं, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला आप लोगों का जो यूनिट है वो, और एक आप लोग कहा जाता है जिसमें कि हम डिटेक्शन वगैरह करते हैं, तो सब जो टॉपिक होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टॉपिक आप लोगों का मेन है, पर उतना ज्यादा नहीं जितना कि ये सब मार्क ऑब्टेनिंग चैप्टर्स है, ठीक है। तो आप लोग इसे स्टडी करिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, फिर भी अच्छा खासा ये चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम इस पार्ट में फिनिश करते हैं, हमारा चैप्टर जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। और हमें पढ़ना है इवोल्यूशन चैप्टर, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को। कोई भी डाउट हो प्रैक्टिकल एग्जाम रिगार्डिंग और एनी एग्जाम रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।